नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 60वां सेशन है, 60th सेशन। हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, विभूति पाद। अध्याय 3 में पहले सूत्र में हमने जाना कि चित्त का एक स्थान पर ठहर जाना धारणा है। जहां चित्त को लगाया जाए उसी जगह चित्त का लंबे समय तक रह पाना, लगे रहना ध्यान है। और जब स्थिति ऐसी निर्मित हो कि चित्त का स्वरूप शून्य जैसा हो जाए और केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति हो, तो उसको हम समाधि कहते हैं। सूत्र 3 ने बताया, जब ध्यान, धारणा और समाधि एक ही वस्तु पे लगाई जाए तो उसे संयम कहते हैं। सूत्र 4 ने कहा, सूत्र 5 ने बताया, संयम से प्रज्ञा का प्रकाश होता है। संयम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मेतर, धीरे धीरे हमें संयम करना चाहिए। सूत्र 6 ने बताया, शुरू के 5 लिंब बहिरंग हैं, बाद के 3 अंतरंग हैं। सूत्र 7 ने कहा, पर जो अंतरंग हैं, जिसको हमने संयम कहा, ये धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी निर्बीज समाधि की तुलना में बहिरंग हैं। सूत्र 8 ने बताया। तो ये तो संयम को समझाएगा। इस संयम के होने से मन में क्या होता है, तो सूत्र 9, 10 और 11 ने बताया कि धीरे धीरे मन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। पूरी तरह से एकाग्रता, निरुद्ध चित्त अवस्था जैसी अवस्था निर्मित होती है। 10, 11, 12 सूत्र ने बताया। फिर प्रश्न उठता है कि क्या केवल मन में ही इस प्रकार का रूपांतरण होता है? तो सूत्र 13, 14 और 15 ने बताया कि केवल मन में ही नहीं, प्रकृति के सभी भूतों में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन लगातार चलता रहता है। तो क्या हर चीज क्षणभंगुर है? सूत्र 14 ने कहा कि प्रकृति की हर चीज क्षणभंगुर है, किंतु प्रकृति हमेशा रहती है। वही धर्मी है जो रूप लेती है, पर वो जरूर रहती है सब। तो प्रकृति इतने सारे रूप लेती कैसे है? तो सूत्र 15 ने बताया, क्रम में भिन्नता के कारण परिणामों में भिन्नता होती है। जैसे जैसे क्रम बदलते जाते हैं, परिणाम अलग अलग होते हैं। आज 60वें सेशन में हम सूत्र 16 से प्रारंभ करेंगे। आज बड़ी खूबसूरत सी नई यात्रा का शुरुआत होगी, जो अक्सर योग सूत्र की सबसे रुचिकर, सबसे कुछ लोगों की भाषा में अजीब और सबसे कम समझ में आने वाले सूत्रों का अब प्रारंभ हो रहा है। ये सूत्र है विभूति के सूत्र, जिसके नाम पे इस अध्याय का नाम पड़ा कि जब हम ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां धारणा, ध्यान, समाधि होकर संयमित हो जाती हैं और हम जिस विषय पे चाहें समाधि कर पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, संयम कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में जब हमारा मन आ जाता है, तब क्या होता है, उसके परिणाम क्या होंगे? हमने मन पे परिणाम देख लिए, हमने प्रकृति में सब चीजें बदल रही हैं वो भी देखा। अब वो जो साधक है, उसे क्या क्या बाय प्रोडक्ट मिलेंगे उसकी साधना के, इन्हीं बाय प्रोडक्ट को विभूति कहा जाता है। प्रसाद कह लें, उसे प्रसाद क्या मिलेगा साधना का। तो पहले हम ब्रीफ में बताएंगे, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो सूत्र 16 ने कहा कि यदि आप ये जो तीनों परिणाम हैं, मन के निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम और धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीनों पर संयम कर लेते हैं, तो आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जानते, आप सब जानने लगेंगे। क्या होने वाला है और क्या हुआ है आप सब देख पाएंगे। सूत्र 17 ने बताया कि यही नहीं, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान तक हो जाएगा। पशु पक्षी क्या बोलते हैं साधक सुन सकता है, जानवरों की भाषा समझने लगता है। सूत्र 18 ये बताता है कि इससे
पूर्व जन्मों का ज्ञान भी हो जाता है। हमने आपको बताया सबसे अलौकिक हैं ये सारे सूत्र जो अब आने वाले हैं। सूत्र 19 ने कहा कि उससे खुद के भूत और भविष्य का तो ज्ञान होता ही है, दूसरों के चित्त का भी ध्यान हो जाता है, उसका भी ज्ञान हो जाता है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। सूत्र 21 ने बोला व्यक्ति अंतर ध्यान हो सकता है, अप्रकट हो सकता है अपनी इच्छा से। सूत्र 22 ने बोला मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, कब किस क्षण कहां कैसे मृत्यु होगी आपको पता लग जाता है। सूत्र 23 बताता है अमोघ बल आ जाता है। सूत्र 24 बताता है हाथी के समान बल आता है। सूत्र 25 बताता है कि दूर देश स्थित वस्तुओं का भी ज्ञान होने लगता है। सूत्र 26 बताता है ये सब तो छोड़िए, समस्त लोगों का ज्ञान उस ऋषि को होने लगता है। सूत्र 27 बताता है ये समस्त लोक भी नहीं, समस्त तारा समूहों का ज्ञान, गैलेक्सीज का ज्ञान होने लगता है। सूत्र 28 बताता है कि ऐसे साधक को तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 29 बताता है देह रचना का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 30 बताता है भूख प्यास मिट जाती है, उस पर कमांड हो जाता है। सूत्र 31 बताता है गहरी स्थिरता आती है। सूत्र 32 बताता है उन अदृश्य महात्माओं के दर्शन होने लगते हैं जो आम व्यक्ति को नहीं दिखते। सूत्र 34 बताता है चित्त का पूर्ण ज्ञान होता है। सूत्र 35 बताएगा पुरुष का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 36 बताता है 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। सूत्र 38 बताता है चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश तक संभव हो जाता है उससे। सूत्र 39 बताता है जल कीचड़ और कंटक से भी संयोग नहीं होता। सूत्र 40 बताता है शरीर दीपक की भांति दीप्यमान हो जाता है। सूत्र 41 बताता है दिव्य श्रोत्रम हो जाते हैं। सूत्र 42 बताता है आकाश में व्यक्ति चल सकता है। सूत्र 44 बताता है 5 भूतों पर विजय से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व ईश्वित्व सबकी प्राप्ति होती है। सूत्र 47 बताता है मन की तरह वेग वाला शरीर होता है, मन की तरह स्पीड से आप चल सकते हैं। ये सब विभूतियां हैं जो महर्षि पतंजलि ने कहा जब आप वास्तव में इस संयम को सिद्ध करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। सूत्र 16 से सूत्र 47 तक, जिसके नाम पर इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया। चलिए आज हम केवल सूत्र 16 पढ़ेंगे और आने वाले सेशन ये खूबसूरत यात्रा प्रारंभ करेंगे जो आम समझ के वास्तव में परे है। क्या सच में इंसान उड़ सकता है? क्या अंतर ध्यान हो जाता है? क्या सूत्र 16 से 47 को समझने से पहले थोड़ा कुछ समझ लेना जरूरी है। जो संयम से सिद्धियां प्राप्त होंगी, उस सिद्धियों जितनी हमने अभी आपको बताई, इनको समझने से पहले कुछ आधारभूत बात समझना है। 4 पॉइंट्स हम याद रखें, 4 विशिष्ट बातें। पहला, साधक कौन है? सीकर। हम सब साधक हैं। साधना किसे कहेंगे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं वो साधना है। 4 इसके डायमेंशंस है, साधक, साधना। तीसरी है सिद्धि, सुपरनैचुरल पावर्स जो साधक को मिलती हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में। ये सुपरनैचुरल पावर जिसको आधुनिक भाषा में अवेंजर्स कहा जाता है, सुपर पावर्स मिलती है। ठीक, अगर वास्तव में अवेंजर्स के डायरेक्टर भारतीय होते और उन्होंने योग सूत्र का अध्ययन किया होता तो अवेंजर बॉलीवुड प्रोड्यूस कर रहा होता, क्योंकि हजारों सालों पहले हमारे ग्रंथों में उन सभी सिद्धियों का वर्णन है जो संभव है। चौथा है सिद्ध। सिद्ध मीन्स लिबरेटेड बीइंग, जो मुक्त हो जाता है, जो साधना का लक्ष्य है। तो साधक सीकर, साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सिद्धि सुपरनैचुरल पावर्स विच आर द बाय प्रोडक्ट, नॉट द गोल। लक्ष्य नहीं है,
बाय प्रोडक्ट है साधना का। सिद्ध हो जाना मतलब लिबरेटेड हो जाना, मुक्त हो जाना, जो इस साधना का लक्ष्य है। तो साधक, साधना, सिद्धि और सिद्ध, ये चार शब्द समझ लेने जैसे हैं। चलिए इसके बाद कुछ और बातें समझने जैसी हैं। योग सूत्र का स्ट्रक्चर ही ऐसा किया गया। पहला है समाधि पाद, पहला चैप्टर, मतलब ऑब्जेक्टिव के बारे में सबसे पहले बात की गई। ऑब्जेक्टिव क्या है? समाधि तक पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे? साधना पाद, दूसरा चैप्टर क्या है? साधना करनी पड़ेगी, ये पाथ है, रास्ता है, मार्ग है। तीसरा चैप्टर क्या है? विभूति पाद। जब इस मार्ग पे चलोगे, जब इस मार्ग पे चलोगे तो सुपर नेचुरल पावर्स स्वतः मिलेंगी, विभूतियां मिलेंगी। तो साधना के बाद चैप्टर क्या आएगा? विभूति पाद। और इन विभूतियों के जब परे जाओगे तो अंतिम चैप्टर है कैवल्य पाद, लिबरेशन, फाइनल गोल, सिद्ध हो जाएंगे। पाद मीन्स चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर इज समाधि, सेकंड साधना, थर्ड विभूति, फोर्थ कैवल्य। पर ध्यान दीजिए, साधना और कैवल्य के बीच में है विभूति, सुपर नेचुरल पावर्स। इसका मतलब ये जो रास्ता है लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य बता दिया समाधि पाद में, रास्ता बताया साधना पाद में। ऑब्वियसली आप कहीं भी जाओगे, आप एक ऑटो में भी बैठते हो तो बताते तो हो कहां जाना है, तो समाधि पाद ने बता दिया जाना कहां है। जाओगे कैसे? साधना पाद ने बता दिया, चैप्टर ने बता दिया। फाइनली पहुंचोगे कैवल्य तक, पर बीच में आएगा चैप्टर 3, विभूति पाद, सुपर नेचुरल पावर्स का चैप्टर। मेक सेंस? इसीलिए ये थर्ड चैप्टर के रूप में सामने आता है। विभूति पाद सेंशुअल है, फिजिकल क्षमताएं बढ़ाने की भी इसमें बात होती है। अगला चैप्टर जो होगा कैवल्य पाद, वो स्पिरिचुअल है। कैवल्य पाद विवेक ख्याति के बाद प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। ठीक, तो जरा हम देखें इसको, थोड़ा सा और सिंपल करके हम समझें। एक साधक जब 8 सीढ़ियां चढ़ के लिबरेशन की तरफ जाता है, तो 8वीं सीढ़ी पे जब वो पहुंचता है, 6ठी, 7वीं, 8वीं सीढ़ी को क्या नाम दिया गया? संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। जब वो उस मानसिक स्थिति में आता है कि बिल्कुल उसका मन उसके कंट्रोल में, कई जहां चाहे संयम कर ले, तो बहुत सारी शक्तियां उसे मिलती है। सिटी ऑफ पावर, इस शहर का नाम है विभूति नगर और राज्य का नाम है सिद्धि राज्य। तो सिद्धि राज्य के विभूति नगर से होते हुए साधक अपने लक्ष्य की तरफ जाता है। तो ये विभूति नगर किन चीजों से बना है? इसमें कॉलोनीज का क्या नाम है? एक कॉलोनी का नाम है पैसा, मनी, मनी कॉम्प्लेक्स। दूसरे का नाम है नेम, फेम, रेस्पेक्ट, लग्जरी, पावर, डिजायर। आप जो सोच सकते हैं सारी चीजें बीच में आती है। इट इज द सिटी ऑफ पावर। प्रसिद्धि मिलती है आपको क्योंकि आपने इतना संयम कर लिया, अब जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। अब असली परख होती है कि वास्तव में आप कैवल्य प्राप्त करना चाहते भी हैं कि नहीं, क्योंकि आप प्रसिद्ध तो हो जाएंगे, बहुत प्रसिद्ध होंगे आप, सब आपको जानने लगेंगे। पर आप सिद्ध होंगे कि नहीं? प्रसिद्ध तो हो जाएंगे, बनी बात है, संयम आपको प्रसिद्धि देगा, पर प्रसिद्ध तो आप हो गए, पर सिद्ध होंगे कि नहीं वो निर्भर करेगा कि कहीं आप इस सिटी ऑफ पावर में उलझ के तो नहीं रह गए। नेम, मनी, फेम, रेस्पेक्ट, इस विभूति नगर में खो तो नहीं जाएंगे आप, या फिर एक सही वास्तविक योगी की तरह इसको बायपास करेंगे। आजकल कैसे बड़े बड़े शहरों के बायपास बने, मुंबई बायपास, भोपाल बायपास, इंदौर बायपास। क्यों? क्योंकि आपको अगर उस ट्रैफिक में उलझना नहीं है, उस चकाचौंध में अटकना नहीं है, यू बायपास। पेट्रोल है, गाड़ी है, आप वहां से भी जा सकते हो, वहां आपका स्वागत ही होगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पर विवेकशील लोग उसको बायपास कर जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। सो कुछ लोग प्रसिद्ध होकर रुक जाते हैं और रुकते नहीं है, कुछ लोग सिद्ध हो तक पहुंचते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, बड़ा ईमानदार है, देश सेवा करना चाहता है, खूब मेहनत कर रहा है,
वो मानता है मानव सेवा ही देश सेवा है और देश सेवा ही मानव सेवा है। खूब मेहनत करी भाई उसने, ये उसका लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, ये उसका लक्ष्य है। ये तो उसका क्या हो गया? समाधि पाठ, चैप्टर 1। लक्ष्य क्लियर। अब साधना पाठ, दिन रात मेहनत कर रहा है, साधना कर रहा है, ये साधना पाठ हो गया। अब साधना के बल पे क्या हुआ? उसका सिलेक्शन हो गया। अब जैसे ही सिलेक्शन हुआ, पेपर में फोटो छपा, ये व्यक्ति आईएएस बन गया, ये व्यक्ति आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, ये व्यक्ति ये हो गया, ये व्यक्ति वो हो गया, ये सब कुछ मिल गया उसे, सिलेक्शन हो गया, पावर मिल गई उसे। ये व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, पावर मिल गई उसे। अब जैसे उसे पावर मिली, तो उसमें से कुछ लोग अब भोगी बन जाएंगे योगी की जगह। बनने तो योगी चले थे, पर अब प्रसिद्ध हो गए, सब जगह उनका नाम है, जो चाहे उपलब्ध है, इतनी ताकत है, तो अब वो डाइवर्ट हो जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे, भूल जाएंगे चले क्यों थे। इसीलिए अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो आईएएस एकेडमी में गए लेक्चर लेने, उन्होंने कहा अपने सारे नए नवागत आईएएस ऑफिसर्स को कि मैं चाहता हूं कि आप क्या सोच के आए थे इन सर्विसेज में। अभी बिल्कुल आप यंग हैं, इस देश का भविष्य है आप लिखिए कागज में, क्या सपना लेके आए थे आप इन सेवाओं में, क्या करना चाहते थे आप इस देश के लिए, इन देश की जनता के लिए, क्या सेवा के आपके उद्देश्य थे, उसे लिख के रखिए। क्योंकि ये सत्ता के गलियारे हैं, दे आर द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दे मे करप्ट यू, दे मे करप्ट योर माइंड, एंड व्हेन यू गेट करप्ट, तो ये जो आपके सपने थे जो आपने कागज में लिख के रखे, वो आपको याद दिलाएंगे कि मेरा उद्देश्य कैवल्य है, उद्देश्य देशभक्ति जनसेवा है, और मैं वापस अपने आप को रीओरिएंट कर लूंगा। नहीं तो माया रास्ते में रोक लेगी और ये पतन का रास्ता शुरू हो जाएगा, पतन का रास्ता प्रारंभ होगा। इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज आप थंब रेज कीजिए। यदि आप सुन सकते हैं, प्लीज थंब रेज योर थंब। एम आई ऑडिबल? दो बार से ऐसा हो रहा है।
यदि आप हमें सुन सकते हैं तो अपना थंब रेज कीजिए। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। नो वरीज, टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन गेम्स टू प्ले, और जब हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हो तो हमें इन सब चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सो वी मे बिगिन इन अ मिनट। जहां हमने छोड़ा था, वी चूज टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर वी लेफ्ट। सो let me pick from there where I left. Perfect. Yes, I'm switching on the camera also. You'll be able to see me in a while. And then we'll begin the talk wherever we left in between. Yes, now I think we are good and good to go. Perfect. Perfect. I hope I'm visible and audible both. Nice. So, हम ये बात कर रहे थे कि I just told you about a person जिसने ईमानदारी से मेहनत की, उसको अपना उद्देश्य क्लियर था, मेहनत की, साधना से उसे विभूति मिली, उसका सिलेक्शन हो गया, पर वो उस रास्ते से भटक गया। वो बिजनेस कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। इसीलिए हमने आपको उदाहरण दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि लिख के रखिए किन उद्देश्यों से शुरू हुए थे, क्योंकि रास्ते में जब समृद्धि आएगी, जब प्रसिद्धि आएगी, तो कहीं हम भटक ना जाएं और वो रास्ता पतन का रास्ता न ले लें। इसी कहानी को भगवान बुद्ध के साथ भी जोड़ा गया। आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध को जब उनको निर्वाण प्राप्त होने से जस्ट पहले मार का अटैक हुआ था। मार वही सिद्धि है जो प्रसिद्धि है, जिसने उन्हें अटैक किया। सिद्धियां हैं जिन्होंने उनको अटैक किया कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो बाकी चीजों में। यही तो यम नचिकेता संवाद में है। यम ने नचिकेता को कहा, तू सारी तीनों लोकों का राज्य ले, अनंत काल तक जी, जो तू चाहता है सब भोग, और बाकी सब चीजों को छोड़ दे। जिस तू रास्ते पे है, जो तू खुद को जानना चाहता है, कोई दम नहीं है इसमें। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे रास्ते में आएंगी, इन्हीं सबको कहेंगे विभूति। और जो योगी चला था वो भोगी बन के करप्ट हो जाएगा और रास्ते से पतित हो जाएगा। तो उसने शुरू तो किया था वतन का रास्ता, पर रास्ते में पतन के रास्ते पे वो चला गया। जो वतन के रास्ते पे चलता रहेगा वो अंतिम में कैवल्य पाद तक पहुंच जाएगा। इसीलिए योग सूत्र ने तीसरे चैप्टर को रखा विभूति पाद, सिटी ऑफ विभूति, सिटी ऑफ पावर। बिकॉज एज दे से पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शुरुआत तो हमने की थी, पर जब बीच में विजय आती है, किसी ने कहा है आज विजय की रात पहर में होशियार रहना। जब आप जीत जाते हैं उस समय गलती की संभावनाएं बहुत होती है। फ्रांस जब प्रथम विश्व युद्ध में विजेता राष्ट्र बना, उसके बाद फ्रांस की पूरी जनरेशन उस जीत के उत्साह में शराब में डूबने लगी। फ्रांस ने इतना उल्लास मनाया कि द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस एक फेलियर देश के रूप में सामने आया, भटक गया रास्ते से। विभूतियों ने उसको घेर लिया। 1191 पृथ्वीराज चौहान जी ने प्रथम युद्ध में तराइन फर्स्ट में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अति आत्मविश्वास और उस विभूति को जो उन्होंने प्राप्त किया, उस मान सम्मान प्रसिद्धि से
वो तैयारी करने में चूक गए कि अगर गौरी पुनः आक्रमण करता है तो फिर क्या होता है। वो विजय की रात में होशियार नहीं रहे। गौरी ने द्वितीय फिर से आक्रमण किया, तराइन सेकंड 1192, एंड गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और देश में गुलाम वंश की शुरुआत हुई। ट्रॉय ने जब ग्रीक को हरा दिया था पूरी तरह से, तब ट्रॉय उस युद्ध में जहां ट्रॉय का पड़ला भारी था, जीत ही रहा था ट्रॉय, तो ग्रीक वालों ने बोला कि हम हार मानने की स्थिति में, तो अब ऐसा करते हैं, चलिए युद्ध ही खत्म करते हैं, हम माफी मांग लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। ट्रॉय के लोगों ने कहा ठीक है चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो ग्रीक ने एक बहुत बड़ा घोड़ा सा, आपने देखी होगी कहानियों में, लकड़ी का घोड़ा गिफ्ट में दिया ट्रॉय के लोगों को कि हमारी तरफ से मित्रता का प्रतीक है। रात भर ट्रॉय के लोगों ने शराब पी, जश्न मनाया, विभूतियों का आनंद लिया, जीत का आनंद लिया। उस लकड़ी के घोड़े में ग्रीक के सैनिक थे। रात में जब सब शराब पी के सो रहे थे, ग्रीक के सैनिक निकले, सबको मार डाला, युद्ध ग्रीक ने जीत लिया। इसलिए आज भी कहावत है, बी अवेयर ऑफ अ ग्रीक ब्रिंगिंग गिफ्ट। जब कोई ग्रीक गिफ्ट लाता है तो थोड़ा सचेत हो जाइए। सो कई बार ये होता है, विभूतियां वो लीला है, वो माया है जो लील सकती है। हम प्रकृति को एंजॉय करने लगते हैं। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, सतरज तम। इन्हीं गुणों में हम खो से जाते हैं, हम भोगी बन जाते हैं। कहां हम लीलाधर तक पहुंच सकते थे, पर हम लीला में ही लीला हमें लील जाती है। कहां हम मायापति तक पहुंच सकते थे, पर हम माया में अटक जाते हैं। कहां हम प्रकृति को जीत सकते थे, प्रकृति पति हो सकते थे, पर प्रकृति के दास हो जाते हैं। हम गुणातीत हो सकते थे, पर गुणों में अटक जाते हैं। सो 3 स्टेजेस, पूरे जीवन की 3 स्टेजेस है। पहली, सिद्धि प्राप्त करने की पहले की परिस्थिति, यही है साधना, चैप्टर 2। यह संघर्ष का रास्ता होता है। इस संघर्ष के रास्ते में बड़ी चुनौतियां होती हैं। चैप्टर 2 यह है। चैप्टर 3 फिर सिद्धियों का असर आना चालू होता है, आपकी मेहनत साधना का असर आना चालू होता है, सिद्धियां मिलती हैं। फिर कई लोग उन सिद्धियों का प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं। फिर इनके पास वही लोग आना चालू होते हैं जिनके मटेरियल इंटरेस्ट होते हैं। चलो भाई तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो इनके पास आएंगे भी वही जिनके मटेरियल इंटरेस्ट होते हैं। ट्रू सीकर्स इनके पास आएंगे भी। वो ये भूल जाते हैं कि जो सारा सम्मान उन्हें मिल रहा है, ये सम्मान उनका नहीं, उनकी सिद्धि का सम्मान है। और सिद्धि का भी एक नशा होता है, उसमें व्यक्ति इंडल्ज होने लगता है, इतना सम्मान मिलता है, और फिर वो खो ना जाए, फिर उसका डर आना चालू हो जाता है। पर कई लोग सजग रहते हैं, इस दौरान पूरी तरह से सजग रहते हैं। वो कभी इन सिद्धियों का अनावश्यक प्रयोग प्रदर्शन नहीं करते। बुद्ध ने अपने ऑर्डर में कह रखा था, यदि किसी ने भी सिद्धि का प्रदर्शन किया तो मैं उसे मॉन्क ऑर्डर से सस्पेंड कर दूंगा। गुरु नानक ने कभी प्रदर्शन नहीं किया अपनी सिद्धियों का। रामकृष्ण परमहंस ने कभी प्रदर्शन नहीं किया अपनी सिद्धियों का। गुरु अर्जन देव को कहा था मुगल बादशाह ने, गुरु तेग बहादुर को कहा था, या तो चमत्कार दिखाओ या तो धर्म परिवर्तन करो अपना। गुरु ने कहा ना तो चमत्कार दिखाएंगे और ना ही धर्म परिवर्तन करेंगे। उन्होंने प्राण त्याग दिए, पर सिद्धियों का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया। सिद्धियों का अनावश्यक प्रदर्शन हमें रास्ते से भटकाता है और गलत तरह के लोगों को हमारे पास लाता है। गलत मतलब जिनका मूल उद्देश्य कैवल्य नहीं है, सामाजिक उद्देश्य है। वो गलत तो नहीं है पूरी तरह से, पर मूल सही सीकर भी नहीं। तो विभूति में इंडल्जेंस हमेशा बुरा नहीं होता, बस इसका मतलब यह है इससे आपकी यात्रा लंबी हो जाएगी। आप जहां एक जन्म में, जो 2 जन्म में आप वहां पहुंच सकते थे, वहां 10 जन्म और लेंगे आप। तो ये विभूति, इसीलिए जब आप इस विभूति के चैप्टर को पढ़ें तो अति उत्साही होने की जरूरत नहीं है। इनको बस शेल्फ में रखी हुई चीजों की तरह देख लीजिए और ये पता लगे हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये सब हो सकता है, ये होगा, और उससे गुजर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़े। ये तो बाय प्रोडक्ट्स है।
सो ये भूमिका हम बनाना चाहते थे इससे पहले कि हम चैप्टर सूत्र 16 चालू करें, कि सिद्धियां सिद्ध होने के मार्ग के अवरोध हो सकती है। इसीलिए बी अवेयर, बहुत ध्यान दें, और जब ये सिद्धियां प्राप्त हो तो सिद्धियां प्राप्त होने के समय भी ये ध्यान रखें कि हम योग के रास्ते पे बढ़ते रहें, ना कि भोग का रास्ता हमें आकर्षित करे। चलिए अब शुरू करेंगे सूत्र 16, जो आज हमारा अध्याय है। पहली सिद्धि के बारे में बात हो रही है। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। थोड़ा इसे समझ लेते हैं। कह रहे हैं वो जो तीनों परिणाम है, विभूत, एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम और निरोध परिणाम, और तीन परिणाम और हैं प्रकृति के, धर्म, लक्षण और अवस्था। इन पे जब हम संयम करते हैं तो जो साधक होता है वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानने लगता है। इसको हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहले दो चीजें ध्यान रखें, दो प्रमुख सिद्धांत। पास्ट एंड फ्यूचर आर इनहेरेंट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में पास्ट एंड फ्यूचर होता ही है, ये ध्यान रखें। प्रेजेंट इज द इफेक्ट एंड पास्ट इज द कॉज। जो कल उस कॉज था उसी को तो आज इफेक्ट है। कल आपने अनुचित चीजें खाई थी, आज आपका पेट अपसेट है, तो प्रेजेंट इज द इफेक्ट, पास्ट इज द कॉज। आज आप शारीरिक साधना करें, कल आप स्वस्थ रहेंगे। प्रेजेंट इज द कॉज, फ्यूचर इज द इफेक्ट। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कॉज एंड इफेक्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक, आप पास्ट को देख के फ्यूचर बता सकते हैं, जैसे, या फिर आप प्रेजेंट को देख के पास्ट फ्यूचर दोनों बता सकते हैं। वही कह रहे हैं सूत्र में कि आप वर्तमान पे जब संयम करेंगे तो आप दोनों बता सकते हैं। कैसे? एक व्यक्ति है आपके सामने जिसका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 60 किलो, आदर्श उसका बॉडी वेट है 90 किलो। चलिए, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, उसके पास्ट के बारे में? चलिए सोचिए, हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका स्टैंडर्ड हेल्दी बॉडी वेट होना चाहिए 60 किलो, पर उसका है 90 किलो। आप उसके पास्ट के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? गैस कीजिए। सही सोचा आपने। पहला, भाई सेल्फ डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी। एग्जैक्टली, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो सकती है उसकी, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, एक्सरसाइज की कमी हो सकती है, कोई डिसईज हो सकती है, किसी परेशानी से गुजर सकता है, हेरिडिटी हो सकती है। अब आपने 6-7 चीजें उसके पास्ट के बारे में बता दी। यस, प्रेजेंट को देख के बता दिया। अब आप इसका फ्यूचर के बारे में बताइए। एक व्यक्ति जिसका वजन जितना होना चाहिए उससे 50 किलो और ज्यादा है, उसका मतलब 50% और ज्यादा उसका वजन है, उसका आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कीजिए। सोचिए क्या क्या हो सकता है। यह हो सकता है कि उसको कोई डिसीज हो सकती है शारीरिक भविष्य में। यह भी हो सकता है वो किसी मानसिक परेशानी से गुजर सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है। देखिए, अब आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं ना। चलिए हम कहीं और लेके चलते हैं। श्रीलंका की वास्तविक अभी जो वर्तमान की स्थिति है उस पर संयम कीजिए। आप श्रीलंका नामक देश को नहीं जानते, पर बस आप संयम कीजिए इस स्थिति पे। संयम मतलब फोकस कीजिए। तो क्या आप श्रीलंका के पास्ट के बारे में नहीं बता सकते प्रेजेंट को देख के? बताइए क्या हुआ होगा श्रीलंका में कि आज उसकी स्थिति यह हो गई? बताइए, सोचिए इसके बारे में। प्रिडिक्ट मतलब उसके पास्ट के बारे में सोच के बताइए। शायद पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहा हो श्रीलंका का, बैड पॉलिसी, करप्ट गवर्नेंस, रॉन्ग पॉलिसीज, हर चीज फ्री में बांट देना, अत्यधिक उधार ले लेना। आप 5-6 चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गलत निर्णय। ठीक, भविष्य क्या होगा, क्या आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कुछ हद तक कर ही सकते हैं। ठीक, मॉनेटरी डिवैल्यूएशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, अनरेस्ट हो सकता है, अराजकता फैल सकती है, वायलेंस हो सकता है।
देखिए हम लोग तो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, तो भी हमने आपको बताया अभी कैसे आप वर्तमान पे संयम कर फोकस करके पास्ट एंड फ्यूचर पे बात कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि उक्त तीनों परिणामों पर संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। पर क्या हर व्यक्ति पास्ट एंड फ्यूचर को बिल्कुल सही बता सकता है? चलिए अपन गांव में चलते हैं, एक व्यक्ति जिसने एबीसीडी भी नहीं पढ़ी, उसको हम श्रीलंका की स्थिति के बारे में बताते हैं, तो वो उतनी ज्यादा चीजें नहीं बता पाएगा जितनी ज्यादा चीजें एक इकोनॉमिस्ट बता पाएगा। यू एग्री? इसका मतलब पास्ट एंड फ्यूचर कौन बता सकता है? जो एक्सपर्ट हो। मेक सेंस? अगर एक डॉक्टर को हम बताएं कि किसी व्यक्ति का 50% बॉडी वेट ज्यादा है, तो डॉक्टर जरूर उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में एक नॉन मेडिकल व्यक्ति से ज्यादा बता पाएगा। तो पहली बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है, कौन बता पाएगा पास्ट एंड फ्यूचर? जो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट कौन होता है? जिसने कंसंट्रेटेड स्टडी की हो उस विषय पर, भले इकोनॉमिस्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, या मैनेजमेंट हो, या बॉडी हो, या कुछ भी हो। कंसंट्रेटेड इन डेप्थ स्टडी को ही क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड इन डेप्थ फोकस को कहते हैं संयम। संयम साधा हो जिसने। आज हम लोग वेदर फोरकास्ट कर पाते हैं, आज हम वेदर बता पाते हैं कल वेदर कैसा होगा। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम पृथ्वी की आयु बता पाते हैं, कितने साल की पृथ्वी हो गई और कितने साल इसकी उम्र है, और पृथ्वी अभी यंग है कि ओल्ड एज है। कैसे बता रहे हैं? हमने तो नहीं देखा, कार्बन डेटिंग मेथड से हम बता दे रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स के प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स के हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स। हम सेंसेक्स प्रिडिक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक विज्ञान है जिससे हम बता पाते हैं कि भाई सेंसेक्स अब बढ़ेगा या कम होगा। एक व्यक्ति हुआ एलन ग्रीनस्पैन नाम का, आप में से किसी नाम सुना है उसका? एलन ग्रीनस्पैन एक बहुत फेमस अमेरिकन इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे, जो अमेरिकन जो शेयर मार्केट थे उसके इस कदर एक्सपर्ट थे कि वो जो बोलते थे वो हो जाता। अगर वो कहेंगे कि अमेरिकन शेयर मार्केट गिरेगा, तो उनका कैलकुलेशन इतना सटीक होता था कि वास्तव में गिरता था। वो कहते थे इस कंपनी के शेयर उठेंगे, तो वास्तव में उठते थे। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि अगर एलन ग्रीनस्पैन बोल दें कि शेयर्स गिरेंगे, तो कोई कारण हो ना हो उनके बोलने पे ही गिर जाते थे। एक्सपर्टीज बहुत फर्क डालती है। लोग बिजनेस के प्रेडिक्शंस करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिसे कहा जाता है, पहले से माल खरीद के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन सब करने लगते हैं। मां अपने बच्चे के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाती है, ज्योतिषाचार्य ज्योतिष को प्रेडिक्ट करता है, वैज्ञानिक नेचर के एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर बताते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है इनका नेचर कैसा होगा। नेचर के एलिमेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एलिमेंट्स का नेचर भी वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बस इसी तरह एक ज्ञानी प्रकृति के वर्तमान धर्म, लक्षण और अवस्था को देख के भूत और वर्तमान बता देता है। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट ला के दीजिए, उस ऑब्जेक्ट पे संयम करता है, उस पे ध्यान लगाता है, और उस ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाने से उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देता है। आज की स्थिति क्या है? इसको मॉडर्न मनोविज्ञान कहता है प्री कॉग्निशन, रेट्रो कॉग्निशन, या सेकंड साइट, या एबिलिटी टू सी फ्यूचर। वो भविष्य देख सकता है, वो बता देता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसी को टाइम ट्रेवल भी कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञानी और आधुनिक विज्ञानियों के द्वारा। व्हाट इज टाइम ट्रेवल? क्या भविष्य की यात्रा सच में संभव है? कैन आई गो एंड सी माई फ्यूचर? अगर वो कह रहे हैं कि बता सकता है, तो वैज्ञानिक कहते हैं सैद्धांतिक रूप से हां, टाइम ट्रेवल संभव है। हम सब भविष्य का ट्रेवल कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दे तो इस समय हम सब टाइम ट्रेवल कर ही रहे हैं। हम सब काल यात्री हैं, टाइम ट्रेवलर हैं।
कौन होता है टाइम ट्रेवल? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम एक क्षण पहले पास्ट से प्रेजेंट में आए और एक क्षण में प्रेजेंट से फिर से फ्यूचर में जा रहे हैं। तो हम हर क्षण यात्रा कर रहे हैं। हमारी गति क्या है इस टाइम ट्रेवल की? 1 घंटे में हम 1 घंटा ट्रेवल कर रहे हैं। यस, 1 घंटा बीत रहा है और 1 घंटा हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमारे ट्रेवल की गति क्या है? 1 घंटा प्रति घंटा। इसलिए तो ये हमारे लिए वर्तमान चल रहा है। यहां तक क्लियर? यानी हम 1 घंटा, 1 घंटा मतलब काल को पूरा करने में हमें 1 घंटा ही लग रहा है। इसको कहा अंतराल। मतलब अभी हमारे लिए काल और अंतराल बराबर है। 1 घंटे में 1 घंटे को हम ट्रेवल करते हैं। सही है? इसी को हम वर्तमान कहते हैं। अब कल्पना कीजिए, हम 1 घंटे को अगर आधे घंटे में कवर कर लें तो 1 घंटा जो काल है उसको ट्रेवल करने में, अभी तो हमें 1 घंटा ही लग रहा है, तभी 1 घंटा लगता है। उसको अगर हम आधे घंटे में ट्रेवल कर ले तो 30 मिनट में। मतलब अंतराल कम हो और काल ज्यादा हो, कम समय में हम ज्यादा ट्रेवल कर लेते तो क्या होगा? थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। हम 30 मिनट में 1 घंटे का सफर कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? चलिए ये बताइए। 1 घंटे का वो टाइम है, हम 30 मिनट में ट्रेवल करना है तो कैसे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अपनी गति दुगनी करनी पड़ेगी। 1919 से पहले तक हम सब ये मानते थे, क्योंकि हम सब, भारतवर्ष तो गुलाम था, भगवत गीता बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ी नहीं थी दुनिया भर में, इसीलिए यह माना जाता था कि जो टाइम है वो लीनियर है, एक समतल रेखा में चलता है। फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा नहीं, टाइम लीनियर नहीं है, टाइम रिलेटिव है, समय रिलेटिव है। समय 1 घंटे को आप ऐसे श्रिंक कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जिप फोल्डर की तरह कर सकते हैं। कैसे? तो आइंस्टाइन ने कहा जो समय है, जो जीवन काल है हमारा, या जो भी समय है, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक है वेलोसिटी और दूसरी है ग्रेविटी। गति और गुरुत्व, ये 2 काल को निर्धारित करते हैं। कैसे? जरा समझें। अगर आप अपनी गति बढ़ा लेंगे तो समय श्रिंक हो जाएगा। कैसे? हम बताते हैं। ऐसी कल्पना की गई कि मान लीजिए एक ट्रेन है, उस ट्रेन को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए लगाया गया। ये केवल वैज्ञानिक कल्पना है जो वास्तव में वैज्ञानिकों ने की, स्टीफन हॉकिंस, इस रेप्यूट के वैज्ञानिकों ने। एक ट्रेन है, उसमें लोग बिठा दिए, 100 लोग, और उस ट्रेन को इतनी तेज धरती के चारों तरफ चलाया गया। क्या स्पीड उसकी? 95% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। केवल कल्पना है, लाइट की स्पीड का 95% तेज चलाया गया। देखिए क्या वेलोसिटी है, एक दिशा में इतनी तेज चला गया, ऐसे ऐसे। और ये 7 दिन तक चलाया गया इस स्पीड से, ऐसे ऐसे गोल गोल चलाते रहे। तो वैज्ञानिकों ने यह कहा, स्टीफन हॉकिंस खास तौर पे, कि 1 सप्ताह के बाद जब वो ट्रेन रुकेगी जाके, और उस प्लेटफॉर्म से, जब प्लेटफॉर्म पे जब अंदर के पैसेंजर बाहर निकलेंगे, तो अंदर वालों के लिए तो कितना समय बीता बताइए? 7 दिन। ऑब्वियसली 7 दिन ट्रेन चली है। पर स्टीफन हॉकिंस कहते हैं जो बाहर वाले लोग, जब वो बाहर निकलेंगे, अंदर वाले लोग जब बाहर निकलेंगे, तब लगभग 80 साल बीत चुके होंगे। इसका मतलब अगर 2022 में वो बैठे, 2031 जुलाई 2022 में वो ट्रेन पे बैठे और 7 अगस्त 2022 को ट्रेन से वापस निकले, ऐसी ट्रेन दो स्पीड ऑफ लाइट की 95% की स्पीड से घूम रही है, तो धरती पर 2087 चल रहा होगा। और 7 दिन बाद आप 80 साल के भविष्य में होंगे, 65-70 साल के भविष्य, 2100 चल रहा होगा।
आप भविष्य की दुनिया में लौटेंगे। इसका मतलब फ्यूचर ट्रैवल पॉसिबल है, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं हजारों साल पहले। ऋषि भविष्य देख सकते हैं, क्योंकि समय आपकी गति, अगर आपकी गति तेज होती है तो समय स्लो हो जाता है। ट्विन बेबी एक्सपेरिमेंट में भी इस बात को दोहराया गया कि अगर दो बच्चियां हैं जो ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, एक को धरती पे रोकिए, दूसरी बच्ची को स्पेस शटल में 99.99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से भेजिए स्पेस में, और एक दिन में ही वापस ले आइए। एक दिन में ही वापस ले आइए। स्पीड अभी कितनी है? 99.99 स्पीड ऑफ लाइट। एक दिन में ही स्पेस से वापस ले आइए। तो जो वो एक दिन में आएगी, तब तक धरती पे 80 साल बीत चुके होंगे। उसका एक दिन होगा, वो बच्ची एक दिन की होगी, और धरती पे जो उसकी बहन है वो 29,200 दिन की हो चुकी होगी। इसका मतलब स्पेस का एक दिन एट द स्पीड ऑफ लाइट से जब आप ट्रेवल करते हो 99.99 स्पीड ऑफ लाइट, एक दिन स्पेस में आप रहे इस स्पीड से, आप इस स्पीड से आपने स्पेस में फास्ट ट्रेवल किया, तो धरती के लगभग 30,000 दिन के बराबर होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, द फास्टर यू मूव थ्रू स्पेस, द स्लोअर यू मूव थ्रू टाइम। तो वहां तो एक दिन बीता, यहां 30,000 दिन बीत गए। चलिए भगवत गीता को याद करें। यही तो भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में कह रहे हैं। 8वां अध्याय श्लोक 17। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 कल्प के बराबर होता है। हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने कैलकुलेटेड करके बताया, एक दिन ब्रह्मा का एक कल्प के बराबर होता है। जब टाइम डायलेशन जैसी कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था, तब बोला गया टाइम इज रिलेटिव। और एक कल्प क्या है? सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब मिलते हैं तब एक कल्प बनता है। तो एक कल्प, इस तरह के 1000 कल्प से ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इतना टाइम रिलेटिव है। सो एक दिन, अभी आइंस्टाइन ने भी इस बात को जाना कि ट्विन बेबी एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि अगर आप स्पेस में उस स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो 30,000 दिन धरती के इक्वल्स टू एक दिन होगा। और अगर आप और तेज ट्रेवल करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट को तो यहां से सूरज तक जाके वापस आने में, या यहां से सूरज तक जाने में 8 मिनट लगते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रेवल करते हैं तो कल्पनातीत होगा। शास्त्र बताते हैं 17.28 लाख का सतयुग, 12.96 लाख साल का त्रेता, 8.6 लाख साल का द्वापर और 4.3 लाख साल का कलयुग। ये चारों युग मिलके एक कल्प होता है। ऐसे 1000 कल्प ब्रह्मा का एक दिन होते हैं। यहां मूल बात यह है, टाइम रिलेटिव है। भगवान कृष्ण जो एक लाइन में कह रहे हैं, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, हमारा मन, हमारी यादें, हमारे चित्त के जो संस्कार हैं, उनकी आयु होती है एक कल्प। इतने समय तक रहते हैं। सूक्ष्म शरीर कल्प तक रहता है, इतना लंबे समय तक। सो ये तो हो गया वेलोसिटी। हमने आपको कहा था टाइम वेलोसिटी पे निर्भर करती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो जो जिन लोकों में जाता है, वो जो सूक्ष्म शरीर में होता है, तो उसकी गति तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज होती है। सूक्ष्म शरीर इस गति से ट्रेवल करता है। तो जब कोई व्यक्ति यहां से एक्सपायर होता है, तो उसके लिए तो एक पल बीता और यहां 400 साल बीत गए। तो अगर वो एक पल बाद भी रीबर्थ लेता है, तो यहां तो मिडिल इंडिया से मॉडर्न इंडिया आ गया। जब उसने जन्म लिया वापस, यहां 500 साल बीत गए। इसीलिए हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं, सदियों तक रहते हैं। वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। अब दूसरी बात करें, ग्रेविटी भी टाइम को डिफाइन करती है। व्हाट डू वी मीन बाय
ग्रेविटी टाइम को, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना स्लो हो जाएगा। मानो ग्रेविटी भी टाइम को खींचती है, रोकती है, धीरे करती है। एक मूवी हुई इंटरस्टेलर, जरूर देखिए उस मूवी को। वो बताती है कि कैसे ग्रेविटी आपके टाइम को खींचती है। तो होता यह है कि ये धरती में बड़ा बवाल हो चुका है और धरती अब जीने योग्य नहीं बची, ऐसी उसका प्लॉट है। तो कुछ लोगों को नासा अंतरिक्ष में भेजता है ये देखने के लिए कि कोई और ग्रह हो सके जहां हम रह सके, तो उनको ढूंढो। तो ये लोग जाते हैं स्पेस शटल में। तो जब ये जाते हैं तो जो ग्रह ऐसा होता है जहां शायद जीवन संभव हो और पूरी मानवता वहां शिफ्ट हो जाए, वो ग्रह ब्लैक होल के बड़े पास होता है। अभी जो ब्लैक होल है आप जानते हैं इसमें एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है, तो यहां टाइम बहुत स्लो चलता है। तो ये क्या करते हैं, ब्लैक होल के पास वाले ग्रह पे उतरते हैं जाके। अच्छा, जब ये उतरते हैं तो अपने स्पेस क्राफ्ट में, जो बेस स्टेशन होता है इनका स्पेस में, वहां इस बात पे चर्चा करते हैं कि उस ग्रह पे हो सकता है ग्रेविटी 130% हो। अगर ग्रेविटी तेज होगी वहां तो हो सकता है टाइम बहुत स्लो जाए। तो कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि 1 घंटा उस ग्रह पे धरती के 7 साल के बराबर होंगे। तो ये जो एस्ट्रोनॉट होता है, इसकी एक छोटी सी बेटी होती है बैक होम, जिसको बहुत प्यार करता है और वो वापस जाना चाहता है धरती पे अपनी बेटी को गोदी में खिलाने के लिए। तो चिंतित हो जाता है कैलकुलेशन के बाद कि 7 साल, मेरी बेटी तो बड़ी हो जाएगी, मैं उसे गोदी में भी नहीं खिला पाऊंगा जब मैं वापस जाऊंगा। तो फिर यह डिसाइड होता है पर मानवता के लिए बहुत जरूरी है, तो क्यों ना हम कुछ मिनट ही बिता के उसे आ जाएं उस ग्रह से वापस। ज्यादा रुकेंगे नहीं, बस जाएंगे, कुछ मिनट बिताएंगे और आ जाएंगे। तो हो सकता है कुछ ही समय बीते वहां, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा होगा। वो जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट के 55% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये डिसाइड करके उतरते हैं कि कुछ पल बिताएंगे और वापस आ जाएंगे तुरंत, ताकि वापस जाएं धरती पे, बताएं कि वहां जीवन है और हम वहां सेटल हो सकते हैं। पर जब वो उस ग्रह पे उतरते हैं तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां आती है, ऐसा वहां प्राकृतिक आपदा आती है कि वो उस आपदा से लड़ते झगड़ते अपने स्पेसक्राफ्ट में पहुंचे वापस। जो उनका शटल होता है उसमें पहुंचने में उन्हें 3 घंटा लग जाता है। अब 3 घंटा, हम लोगों को बात करते हुए 1 घंटा हो गया, ठीक है, ऐसे 3 घंटा उनको लग गया। अब वो वापस अपने शटल में बैठ के जब वो बेस स्टेशन पे पहुंचते हैं तो बेस स्टेशन पे जो उनका साथी होता है, जो उनका वेट कर रहा होता है, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी होती हैं, उसकी स्किन लटक चुकी होती है। तो बोलते तुम्हें क्या हो गया? तो बताता है 23 साल बीत चुके हैं धरती पे। तो तुरंत वो चेक करता है तो देखता है कि उसके पिताजी की तो मृत्यु हो गई। धरती से उनके स्पेस स्टेशन पे मैसेज आते रहते, तो उसको एक मैसेज मिलता है कि पिछले 23 साल में क्या क्या बीत गया। उसकी पिताजी की मृत्यु हो गई, उसकी वो छोटी सी बेटी है वो बड़ी हो गई है, उससे ज्यादा उम्र में है वो एक्चुअली। उसके बेटे की शादी हो गई, उसका पोता हो चुका है, और उसके लिए तो अभी 3 घंटे ही बीते हैं। यस, इंटरस्टेलर इंडीड। सो ग्रेविटी भी टाइम को स्लो कर देती है, देखने लायक मूवी है। सो टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन। और अब वो जब वापस आएगा धरती पे, हो सकता है कुछ समय बाद, तो भविष्य में आएगा। सो हम सब भविष्य देख सकते हैं, और इस भविष्य के आने के रास्ते को कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान उसे कहता है वर्म होल। कि ये सच है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में, लाइक ये पॉइंट कागज पे है और दूसरा पॉइंट ये है, इसमें जाने में मुझे यहां से यहां तक होके जाना पड़े, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं ऐसे, और फिर यहां से छेद करके इधर आ जाऊं, तो इतना पूरा रास्ता मैं बचा सकता हूं। इस छेद को हम कहते हैं वर्म होल। तो वैज्ञानिक इस बात पे भी विचार कर रहे हैं कि ये जो इस छेद से हम किसी भी टाइम में जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, टाइम टनल बना सकते हैं, एक
होल, जिसको वर्म होल कहते हैं, इस गैप से यहां तक जाएंगे तो टाइम लगेगा। अगर टाइम को ही ऐसे घुमा दिया जाए तो मैं यहां से सीधे जा सकता हूं। इसको वर्म होल कहते हैं। और जिस गैप से हम गुजर के पहुंच जाएंगे, यह भी पता लगाया जा रहा है कि वर्म होल का होल का मतलब गैप, चीजों में गैप होता है। ये आपको बॉटल बिल्कुल साफ दिख रही है, पर अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके एटम्स के बीच में गैप है। गैप है, क्वांटम लेवल पे गैप है, बहुत महीन सा गैप है। 1 सेंटीमीटर के अरबवें हिस्से जितना गैप होता है, ऐसे ही वैज्ञानिक कहते हैं टाइम में भी गैप होता है। तो उस गैप से अगर आप चले जाएं तो, पर हमारी साइज तो इतनी बड़ी है, तो इस गैप से जाना मुश्किल है, इसलिए टाइम ट्रेवल अभी मुश्किल है। पर चेतना तो ट्रेवल कर सकती है। और यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आप अपने शरीर से कब ट्रेवल करेंगे वो तो देखें आप, असंभव वो भी नहीं, पर चेतना तो ट्रेवल कर ही सकती है। तो चेतना अनंत काल तक ट्रेवल कर सकती है, और उस चेतना से आप अपने भविष्य में जाके देख सकते हैं। भविष्य में आप कैसे जा सकते हैं? क्या वो फ्यूचर हो चुका? 3 चीजें निश्चित हैं। महर्षि पतंजलि स्वयं कहते हैं, भोग, काल और जन्म। मेरा जन्म, मेरा भोग और मेरा काल निश्चित है। तो आप जो महर्षि होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, वो साधना में जाके देख पाते हैं कि उनका अंतिम पल कौन सा होगा। दे कैन सी देयर लास्ट मोमेंट। वो ये भी देख पाते हैं कि आने वाले समय में इस जीवन में महत्वपूर्ण पल कौन से आने वाले हैं, क्योंकि भोग तो निश्चित हैं। वो भोग को तो लेके मैं आया हूं इस धरती पे। न केवल अपने जीवन का भविष्य देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का भविष्य देखा जा सकता है, क्योंकि हर वो चीज जो प्रकृति से बनी है, हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, यदि आप प्रकृति को समझते हैं तो प्रकृति से बनी हुई हर चीज को आप जान जाएंगे। सांख्य दर्शन यह कहता है कि पुरुष और प्रकृति 2 अनंत सत्य है। प्रकृति जो है वो फॉर्म लेती है। तो प्रकृति ने पहला फॉर्म क्या लिया? उसको कहा गया महत, मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉस्मिक इंटेलिजेंस, इसको कहा गया महत। चलिए अपन इंडिविजुअली ले। सबसे पहले आई बुद्धि। एडम ईव की कहानी याद कीजिए। जैसे ही वो एप्पल खाया बुद्धि का, तो सबसे पहले बुद्धि आई। बुद्धि ने बताया क्या? मैं पुरुष, तुम स्त्री, मैं, अहंकार आया। तो फिर क्या आया? महत। महत के बाद आईनेस, ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी आई। ठीक, ये जो आईनेस है, इसी से बना मन। अगर मैं स्त्री, मैं पुरुष, फिर बात आई मैं नेकेड, तो फिर मन बनता है। तो जैसा अहंकार, जैसा मैं खुद को सोचता हूं, वैसा ही फिर मन बनता है। तो सांख्य दर्शन कहता है अहंकार से मन बनता है, बुद्धि से अहंकार, आइडेंटिटी, अहंकार से मन। ठीक, फिर मन के बाद, ये तो अभी सूक्ष्म चल रहा है, अहंकार भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बुद्धि छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब मेरे अहंकार के अनुरूप ही मेरा शरीर बनेगा। याद कीजिए, क्रम विकास में हमने बात की थी। वैसी ही बॉडी आएगी जैसी मेरी सेल्फ इमेज है। ठीक, इसको बोला गया सूक्ष्म तन्मात्रा। तन्मात्रा, तो सूक्ष्म तन्मात्रा। तो अहंकार से क्या बना? मन और सूक्ष्म तन्मात्रा। ठीक, मन और सूक्ष्म तन्मात्रा। तन्मात्रा मींस वो डिजाइन जिससे मेरा फिजिकल अपीयरेंस आएगा। मन मींस वो डिजाइन जिससे मेरा मेंटल अपीयरेंस आएगा। तो ये दोनों डिजाइन किससे निकलेंगी? मेरा फिजिकल अपीयरेंस, मेरा मेंटल अपीयरेंस। माय फिजिकल ब्लूप्रिंट इज कॉल्ड तन्मात्रा।
ठीक, जिसको आप कह लें, थोड़ा सा लूज सिमली कह लें तो मेरा डीएनए ब्लूप्रिंट, तन्मात्रा कह लें आप उसे, ठीक है, लूज सिमली है, वो एग्जैक्ट नहीं है। सो तन्मात्रा मेरा डीएनए ब्लूप्रिंट, मेरा शरीर कैसा बनेगा। मन मेरा मेंटल ब्लूप्रिंट, मेरा मन कैसा बनेगा, ये किससे निकलेगा, किससे स्प्राउट होगा, अहंकार से, बिकॉज हु आई एम। ठीक, तो फिजिकल जो बनेगा वो थोड़ा हैवी होगा, तो वो तम से बनेगा, जिसमें तम ज्यादा हो जाएगा और तन्मात्रा में चला जाएगा। मन इज लाइटर, तो सत्व से क्या बनेगा, मन बनेगा। सो अहंकार से सत्व जुड़ेगा तो मन बनेगा, अहंकार में जब तन जुड़ेगा ज्यादा तो सूक्ष्म तन्मात्रा। अभी हम दिखा रहे हैं आपको इसको। फिर सूक्ष्म तन्मात्रा जो बॉडी की फिजिकल बॉडी है, उसी हिसाब से मेरा शरीर बनेगा। जैसा मेरा शरीर बनेगा फिर वैसे धर्म लक्षण और अवस्था बनेगी। मेरे हाथ ऐसे होंगे तो मैं चीजों को ग्रिप कर पाऊंगा, हाथ ऐसे होंगे तो ग्रिप वैसी नहीं होगी, गर्दन, ऊंचाई, ये सब मेरे धर्म लक्षण अवस्था बनेगी। और मन के अनुसार ही मेरी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बनेगी। सो ओवरऑल ये प्रकृति ही धीरे धीरे फिल्टर आउट होगी, धीरे धीरे बनेगी, सामने आएगी। लेट मी शो यू दिस सो दैट यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि सांख्य मॉडल में किस प्रकार संरचना बनती है और कैसे इस संरचना के ज्ञान से हम भविष्य को समझ पाते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। सांख्य ये कहता है कि सबसे पहले पुरुष और प्रकृति ये दोनों आदि अस्तित्व में है। आप देख सकते हैं ये वीडियो जो हमने आपको स्लाइड दिखा रहे हैं। कैन यू सी द स्लाइड, कैन यू रेज थंब, परफेक्ट। सबसे पहले पुरुष और प्रकृति अस्तित्व में थे। प्रकृति से महत्व आया कॉस्मिक इंटेलिजेंस, महत से अहंकार आया, अहंकार इज आईनेस। अहंकार ने सत्व के साथ बिकम्स मन। जैसा मेरा अहंकार होता है वैसा मेरा मन होता है। अहंकार विद तमस बिकम्स सूक्ष्म तन्मात्रा। दिस सूक्ष्म तन्मात्रा इज माय फिजिकल ब्लूप्रिंट। ये डीएनए जैसा आप समझ लें इसे। ये माय मेंटल ब्लूप्रिंट है। इससे मेरा शरीर बनेगा, इससे मेरा मन बनेगा। शरीर तमस से बनेगा, इसलिए तो इसमें जड़त्व है। रजस दोनों के लिए जरूरी है क्योंकि एक्शन तो दोनों में चाहिए, गति तो चाहिए ही दोनों में। मन से ही मन के अनुरूप ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनती हैं, स्थूल, और इसी से पंच महाभूत बनते स्थूल, जिससे मेरा शरीर बना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट इज बेसिक ब्लूप्रिंट। इसमें सब कुछ है। ये आईनेस बताता है हु यू आर, इसके हिसाब से चीजें बनना चाहती हैं। सो ये मेरा काजल बॉडी है, इसको मैं वासना शरीर कहता हूं। ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, इसमें सब आ गया, मन, अहंकार, ये सब चीजें जो देखा नहीं जा सकता। ये मेरा स्थूल शरीर है जिसको आप छू सकते हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। आंख छू के देखिए, हाथ छू के देखिए, शरीर को छू के देखिए। ठीक, यहां तक सब कुछ है, चीजें प्रकृति के नियंत्रण में काम करती है। यहां व्यक्ति प्रकृति का दास होता है। ठीक, पर यहां आप प्रकृति लय हो जाती है। यही विवेक ख्याति के बाद स्थिति आती है, प्रकृति लय। अब आप वापस प्रकृति के साथ अपनी वासना के परे जाना शुरू करते हैं। जब आप अपनी वासना के परे जाते हैं तो आप प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते हैं। यू बिकम वन विद दिस नेचर, यू रियलाइज। तो जैसे ही आप प्रकृति के साथ एक रूप होते हैं तो प्रकृति से जो कुछ बना है आप सबको जानने लगते हैं। जैसे आप क्ले को जानते हैं तो क्ले से बनी हुई हर चीज को समझ जाते हैं। ऐसे ही प्रकृति को जानने से प्रकृति से बनी हुई हर चीज को आप समझते हैं। सो हम ग्रॉस मैटर से ऊपर उठते हैं, सटल मैटर, सटल से ऊपर काजल। काजल मतलब हमारे मन की जो वासना है, सटल मैटर का मतलब हमारे संस्कार जो है, और ग्रॉस मैटर का मतलब हमारे जो कार्य हैं। तो वासना के अनुसार संस्कार होते हैं, संस्कार के अनुसार कार्य होते हैं।
तो जब हम साधना ज्यादा करते हैं तो अपने आप हमारे कार्य से ऊपर हम संस्कारों को भी परिष्कृत करने लगते हैं। हमारे संस्कार हम ठीक करते हैं, हैबिट सुधारते हैं, फिर हम डीप रूटेड टेंडेंसीज में जाते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा वो हूं। तो फिर हम उस वासना के भी परे जाते हैं, और जब वासना समाप्त होती है तो हम प्रकृति के साथ एक लय हो जाते हैं, हम प्रकृति में मिल जाते हैं। फाइन, जब हम प्रकृति में मिल जाते हैं तब ये वो स्थिति होती है कि योगी प्रकृति से बनी हुई हर चीज का भूत और भविष्य बता सकता है, क्योंकि वो इस स्थिति में आता है कि वो जो रूट कॉज है जिससे सब कुछ बना है उसका नेचर जान लेता है। हम चांद से छोटे छोटे पत्थर को लाते हैं, क्योंकि चांद के पत्थर तब के पत्थर है जब पृथ्वी पे विस्फोट हुए तो ये विस्फोट उछल के चांद पे पत्थर गिरे थे। तो चांद के पत्थर आज भी, पृथ्वी के पत्थर आज भी चांद पे पड़े हैं। वो पत्थर लाके हमें पता पड़ता है, उस पर जब रिसर्च करते हैं, चांद पे तो वायुमंडल नहीं है, तो पत्थर आज भी उसी स्थिति में है। नासा के जो वो गए थे एस्ट्रोनॉट चांद पे, आपको जान के हैरत होगी या स्वाभाविक लगेगा कि उनके फुटप्रिंट अभी भी चांद पे हैं। दशकों बीत गए पर उनके जूते का निशान, फुटप्रिंट अभी भी चांद पे है। वहां तो कोई वायुमंडल नहीं है, तो एज इट इज छपा आज भी। आप सोचिए 1970 का दशक, ये 2020 हो गया, 50 साल बाद भी फुटप्रिंट नहीं मिटा। तो चांद के पत्थर लाए जाते हैं, उस पर रिसर्च की जाती है ताकि हम धरती पे जाने, क्योंकि जब धरती बनी थी तो विस्फोट इतने तेज हुए थे कि चांद की ग्रेविटी से वो पत्थर चांद पे चला गया। तो चलिए चांद के पत्थर जो धरती का भूतकाल है उसको स्टडी करके देखें, धरती में पास्ट में क्या था। तो हम अगर प्रकृति को जानते हैं तो प्रकृति से बनी हुई हर चीज को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सो प्रकृति से ही सब कुछ बना है। कॉस्मिक स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। ये पूरी ब्रह्मांड, इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को ही हम ईश्वर कहते हैं। व्हाट इज ईश्वरा? दिस कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस व्यक्ति है, कॉस्मिक इंटेलिजेंट ईश्वर है। कॉस्मिक ईगो, इसको आप अलग अलग नाम देते हैं, यूनिवर्स है। कॉस्मिक ईगो है, ईश्वर से यूनिवर्स बना। इंडिविजुअल ईगो मैं, ठीक। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेम एज मैक्रोकॉस्म, सेम एज माइक्रोकॉस्म। उसी अनुसार पूरी कायनात के महाभूत बने, सब चीजें वैसी बनी। सो दिस इज अ कॉस्मिक स्ट्रक्चर। सो सांख्य कहता है आप प्रकृति लय होकर प्रकृति को जानने लगते हैं, पर आपको यहां रुकना नहीं है, आपको यहां पहुंचना है। ये सिद्धि है और ये सिद्ध हो जाना है, ये खुद को जान लेना है। ठीक। सो लेट्स हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग हमने क्या पढ़ा, और अगले सेशन में हम फ्यूचर प्रोग्रेशन नाम की एक मेडिटेशन टेक्निक जानेंगे कि कैसे हम भविष्य में ट्रेवल कर सकते हैं और हम अपना भविष्य देख सकते हैं। पर हम अपना भविष्य उतना ही देख पाएंगे जितना हमारी साधना सघन होगी। भविष्य में होने वाली हर स्थिति को हम देख सकते हैं और उसे परसीव कर सकते हैं। दैट इज परसीवेबल। सो अगले सेशन में वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल सी हाउ वी कैन परसीव भविष्य की वो सारी स्थितियां जो हमारे जीवन में हमने अपनी लाइफ प्लान में लेके हम इस धरती पे आए थे। तो हमने बात की आज सूत्र 16 से 47 तक उन सिद्धियों का उल्लेख है जो संयम से मिलेंगी। साधक सीकर है, सिद्धि साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। सिद्धि उन सुपर नेचुरल पावर्स को कहते हैं जो सिटी ऑफ पावर में मिलती है, और सिद्ध मींस लिबरेटेड बीइंग। हमें योग साधना में भोग की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इसमें इंडल्जेंस आता है और हम अपने लक्ष्य से पतित हो सकते हैं। सूत्र 16 ने बताया कि तीनों में, उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से, कौन से तीन परिणाम? लक्षण, अवस्था और धर्म। किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप संयम करेंगे और आप प्रकृति लय स्थिति में हैं, तो आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ बता पाएंगे, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट उसके पास से बना है और फ्यूचर उसके प्रेजेंट से बनेगा, और ये कॉज इफेक्ट से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति जो एक्सपर्ट है वो इकोनॉमिक्स, सेंसेक्स, पृथ्वी की आयु,
बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकता है। इसी तरह से ज्ञानी किसी भी चीज के वर्तमान धर्म, लक्षण और अवस्था को देखकर उसका भूत और भविष्य बता पाता है। और इसी कारण वैज्ञानिकों ने कहा कि टाइम ट्रेवल एक्चुअली पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, वो ऐसे है कि हम समय को डायलेट कर सकते हैं। कैसे? दो रास्ते हैं, वेलोसिटी बढ़ा के या ग्रेविटी बढ़ा के। जब ग्रेविटी बढ़ती है तो समय स्लो हो जाता है, या जब वेलोसिटी बढ़ती है तो भी समय स्लो होता है। तो स्टीफन हॉकिंस और आइंस्टाइन इस विचारधारा के रहे कि अगर वेलोसिटी आप बहुत तेज कर लेंगे तो आप जब लौटेंगे तो आप भविष्य की धरती पे लौटेंगे। आप एक पल कहीं और रहे और जब वापस आए तो धरती भविष्य में आ चुकी है। इस पे ट्विन बेबी एक्सपेरिमेंट भी हुआ, और यही भगवान कृष्ण ने बार बार कहा, अध्याय 8 सूत्र 17 श्लोक 17, कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 कल्पों के बराबर होता है। उसके बाद ग्रेविटी में भी हमने आपको इंटरस्टेलर मूवी का उदाहरण दिया कि किस तरह से जब ग्रेविटी बढ़ती है तो टाइम स्लो हो जाता है, एंड व्हेन यू कम बैक तो आप अपने भविष्य में वापस आते हैं। तो शरीर से तो इन वर्म होल्स में गुजरना मुश्किल है, इन छेदों में गुजरना, जिसको वर्म होल कहते हैं, कि टाइम को ही हम घुमा दें और उसमें से हम वर्म होल से चले जाएं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। क्वांटम लेवल पे जाके शायद ये कुछ हद तक संभव हो भी, जिस पे आज एवेंजर मूवीज पे बात होती है। किंतु चेतना के स्तर से हम हर चीज में जा सकते हैं। और अंततः महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि जो प्रकृति है वो रूट कॉज है, उसी से सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ, उसी से काजल मैटर कॉस्मिक इंटेलिजेंट हुआ। वो डिस्क्रिमिनेशन है इंटेलिजेंस, विवेक। विवेक से अहंकार हुआ, आई ने सेल्फ आइडेंटिटी, उससे मन बनता है सत्व के साथ, उसी से तम बनता है सूक्ष्म तन मात्रा, ठीक, और उसी से पूरा शरीर बनता है। तो यदि आप H2O को जानेंगे तो आप आइस, वाटर और वेपर तीनों को जानेंगे, क्योंकि वो H2O के ही फॉर्म है। इसीलिए अगर आप प्रकृति को जानेंगे तो प्रकृति से बना हुआ हर चीज आप जानेंगे, पर उसके लिए प्रकृति लय होना जरूरी है। प्रकृति लय होना क्या है? अध्याय 2 सूत्र 19 में पढ़िए, योग सूत्र। योग सूत्र सेशन 37 में भी बात की है। अध्याय 1 सूत्र 45 में पढ़िए, उस पर भी इसमें बात हुई है। और जब इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ एक हो जाती है, जब मैं अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ देता हूं, तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को डिकोड करने लगता हूं। इसलिए ऋषि मुनि आंख बंद करके अंतर्ध्यान होकर सारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमें बता देते थे। उन्हें कैसे पता ये सब? क्रम विकास, टाइम डायलेशन, उन्हें कैसे पता? नाउ हमें ये पता है क्योंकि हम एटॉमिक डिटेल्स में जाके आप देख पाए। इस पर ऋषि लोग उस जमाने में एटॉमिक डिटेल्स में जाके देख पाते थे, क्योंकि वो प्रकृति के साथ एक लय हो पाते थे। पर हमें प्रकृति दास से ऊपर उठना है, विवेक ख्याति मतलब उस इंटेलिजेंस को पकड़ना है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ एक होना है, वो विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति कैसे मिलेगी? 8 लिम्स ऑफ योग से मिलेगी। उससे संयम प्राप्त होगा, संयम से विवेक ख्याति मिलेगी, विवेक ख्याति से हम अपने इंटेलिजेंस को कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मैच कर देंगे। तो फिर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कर पाएंगे। हम क्लाउड टेक्नोलॉजी से जो कुछ आकाश में है उसको एक्सेस कर पाएंगे, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को, और उससे फ्यूचर तक हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसको प्रकृति लय होना कहते हैं। पर ये जो सिद्धियां मिलेंगी, यहां रुकना नहीं है, हमें सिद्ध होना है और इस सिटी ऑफ पावर से परे जाना है। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फ्यूचर प्रोग्रेशन पे we'll have a meditation so that you can see, can we see our future? Let's see. आज के लिए इतना ही।